नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमारा पशुधन में। किसानों की आय और रोजगार में वृद्धि के लिए कृषि के अलावा डेयरी फार्मिंग और खाद्य प्रसंस्करण एक बहुत अच्छा विकल्प है। फसलों की खेती से किसानों को एक साल में 3 से 4 महीने ही रोजगार प्राप्त होता है, लेकिन बाकी समय किसान बेरोजगार रहते हैं। अगर किसान कृषि के साथ साथ डेयरी फार्मिंग और खाद्य प्रसंस्करण का काम करें तो पूरे साल किसान को आय और रोजगार प्राप्त होता रहेगा। आज हम यही बात करेंगे कि किस तरीके से एक किसान कृषि के साथ साथ उससे जुड़े कामों को अपनाकर अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। आज भी 60% खेती में करोड़ों किसान जुटे हैं। खेतीबाड़ी के व्यवसाय के साथ किसानों के लिए पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद सिद्ध हो रहा है। सातारा जिले के अपशिंगे मिलिटरी नामक गांव के किसान गणेश देशमुख जी ने अपने खेतीबाड़ी के खानदानी व्यवसाय के साथ अपने डेयरी फार्म को आधुनिक रूप प्रदान किया है। मैं अपनी जो पुख्तनी खेती है वो मेरे छोटे से गांव में करता हूं। मेरा प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव में ही जिला परिषद की जो हमारी स्कूल है प्राइमरी स्कूल उसमें हुआ। सेकेंडरी भी हमारे यहाँ जो स्कूल है उसमें हुआ और उसके बाद में जो इंटरनेशनल कॉलेज फर्ग्यूसन कॉलेज है पूना में उससे मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद मैं अपनी जो गांव में पुख्तनी खेती है उसको 1999 से खेती कर रहा हूँ। जब मैं खेती करने आया तो मुझे एक पता चला कि खेती करते समय अगर उसके लिए कोई अलाइड एक्टिविटी नहीं है, सपोर्टिव बिजनेस नहीं है तो खेती करना मुश्किल बात है। तो इसके लिए मैंने डेयरी फार्मिंग का चयन किया और एक गाय को लेके 2000 साल से मैं डेयरी फार्म का काम कर रहा हूँ। गणेश जी ने सोचा क्यों ना आधुनिक पद्धति से दुग्ध व्यवसाय आरंभ किया जाए। उन्होंने 2005 में केवल एक गाय से अपने सपने को साकार करने हेतु पहला कदम रखा। उन्होंने पहले ठानबद्ध तरीके से व्यवसाय आरंभ किया, परंतु मजदूरों की कमी के कारण बाद में मुक्त गौशाला पद्धति को अपनाया। 2000 में जब मैंने एक गाय लिया तो मुझे एक पता चला कि दूध में और दूध के जितने भी बाई प्रोडक्ट्स है उसमें अच्छी अर्थ प्राप्ति हो सकती है और खेती के लिए जो नेचुरल फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है, नेचुरल खाद की आवश्यकता होती है, उसको भी हम अच्छी तरीके से डेयरी फार्मिंग से पूरा कर सकते हैं। इसको हमने 2000 साल से 1 से लेके 2, 5, 10 ऐसा इसको बढ़ाना शुरू किया। कृषि और डेयरी फार्मिंग के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के ग्रामीण युवकों के लिए उपयुक्त व्यवसाय है। इससे किसान अपना जीवन निर्वाह सम्मानित तरीके से कर सकते हैं और इसी तरीके से एक किसान है जिन्होंने अपने पुश्तैनी चले आ रहे खेती के काम के अलावा उससे जुड़े और भी काम किए, जिससे उनकी गिनती आज सफल किसानों में की जाती है। आइए जानते हैं एक सफल कहानी के बारे में कि कैसे एक किसान ने लगन और मेहनत से फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। गणेश देशमुख का अपनी खेतीबाड़ी का खानदानी व्यवसाय जारी है। आजकल खेतीबाड़ी का व्यवसाय राम भरोसे चलता है। कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि का शिकार होने से फसलें चौपट हो जाती हैं। किसानों ने गणेश देशमुख जी के द्वारा अपनाया रास्ता चुनना चाहिए। खेतीबाड़ी के साथ पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय करना चाहिए। हमने जब एक गाय से इस व्यवसाय को शुरू किया तो हमें एक चीज़ नज़र आई कि इसमें हम लोग जब तक मैन्युअली सब कुछ चीज़ कर रहे हैं तो मैन्युअली ये सब चीज़ें करने में धीरे धीरे बहुत दिक्कत आती है और इसको धीरे धीरे कुछ तो मशीन की जोड़ देना ज़रूरी है। और अगर इसको बढ़ाना है तो हमने इसके साथ साथ उसको काम में सपोर्ट करने वाले मशीन्स को भी साथ में बढ़ाना है, तो ही इसको लार्ज स्केल पे करना पॉसिबल रहेगा। या मुश्किल जो भी है उसको हल करने के लिए जितनी मशीन्स हम लोग देते हैं उसको हम उतना ही बढ़ा सकते हैं। इस बात को समझने के बाद हमने पूरे भारत में या भारत के बाहर इस व्यवसाय को किस ढंग से किया जाता है और इसको करते समय अच्छी प्रोडक्टिविटी पाने के लिए इसमें क्या क्या सुधार करना आवश्यक है, इसको सामने रख के हमने इसको बढ़ाने की बात मन में ठानी और 1, 2, 5, 10 ऐसे करते करते इसको हम लोगों ने 50 तक पहुंचाया।
जब शुरू के दिनों में हम लोग गाय खरीदने जाते थे तो 10, 12, 15 हज़ार रुपये में एक अच्छी ब्रीड वाली HF क्रॉस गाय मिलती थी जो लोकली अवेलेबल थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे समझ में ये आया कि इसको अगर और बेहतर तरीके से करना है तो बाहर के स्टेट में जहां अच्छी ब्रीड की गाय अवेलेबल होती है, उपलब्ध होती है, उसको भी हमने लाना चाहिए और उसके कंफर्ट के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो इसको सपोर्ट के तौर पे देना ज़रूरी है। और जो ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग इसको पाल रहे हैं इसमें सुधार लाना ज़रूरी है। तो हमने फिर 2002-05 के बीच में हमारी जो विकास सेवा सोसाइटी है उससे कुछ फाइनेंस की तरतूत करवा ली और उससे 10 गाय और उसके लिए अच्छा खासा रहने का प्रबंध, ये चीज़ हमने 2005 तक खड़ी की और इसमें 20 गाय तक हम लोगों ने इसकी संख्या बढ़ाई, जिससे हमारे पास अच्छा दूध और दूध से अच्छे पैसे आने लगे, जिसमें खेती के लिए भी इसका सपोर्ट अच्छा होने लगा और खेती का जो भी टर्नओवर है उसमें भी बढ़ोतरी शुरू हो गई। वर्तमान समय में बेकारों की फौज बढ़ रही है। काम बहुत है परंतु काम के योग्य लोग उपलब्ध नहीं हैं। परंतु गणेश देशमुख जैसे सकारात्मक सोच वाले युवकों के सपनों को इच्छा शक्ति का पंख लगता है, वे पंख उन्हें मंजिल तक पहुंचाकर ही विश्राम पाते हैं। तो हमने एक पाया कि इसको अगर हमको लार्ज स्केल में करना है तो एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि इसको हम लोगों को प्रिवेंटिव तौर पे कुछ प्रोग्राम्स भी हाथ में लेने पड़ेंगे। जो गवर्नमेंट से हमें जो सहायता मिलती है या गवर्नमेंट से जो भी ऑफिसर्स हमारे एरिया में काम करते हैं उनके साथ हमने इंटरेक्ट करना है और जिससे हम लोगों को इसमें जो भी कुछ आगे हो सकता है उसको प्रिवेंटिव तौर पर रोकने के लिए जो भी उपाय योजना या जो भी सपोर्टिव पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है उसको भी हम लोग साथ में ले सकते हैं तो इसको बेहतर बना सकते हैं। तो हमने 2005 से इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे के अपना काम बढ़ाने का प्रोग्राम शुरू किया। 500 गायों को रखने के लिए बहुत बड़े गौशाला की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपने खेत में ही 3 बड़े शेड तैयार किए। एक शेड तले 200 गायें रखी ताकि वे मुक्त रूप से संचार कर पाएं। उन्हें 24 घंटे स्वच्छ जल उपलब्ध कराया। 500 के कैपेसिटी के शेड्स, लूज हाउसिंग शेड्स हमने इनको प्रोवाइड किए और सबसे ज़रूरी उनकी चीज़ रहती है कि उनका हेवी डाइट प्रोग्राम रहता है HF क्रॉस ब्रीड का। उनको 24 घंटा पानी की ज़रूरत रहती है तो 24 घंटा स्वच्छ पानी उसको देने के लिए हमने उसमें वाटर ट्रप लगवाए। गायों को अच्छे बड़े शेड में रखने और निर्मल जल उपलब्ध कराने से बात नहीं बनती। ज़्यादा दूध पाने की उम्मीद हेतु गाय को अच्छी खुराक भी मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने घास व्यवस्थापन किया। खेती की बेहतरी के लिए देश में कहां क्या हो रहा अनुसंधान, कैसा बीज, कैसी तकनीक, कैसे तरीके अपनाएं किसान, खेती किसानी को करने में सफल लगे हैं ये आधुनिक तीर्थ स्थल। देखिए शनिवार शाम 6 बजे। मुद्दा 1। खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक। फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। क्या आप जानते हैं कि मवेशियों को जो चारा दिया जाएगा उसी के अनुरूप ही उनके दूध की गुणवत्ता होती है। इसीलिए उनके अच्छे से अच्छे चारे की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी गुणवत्ता वाला दूध लोगों तक पहुंच सके। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, जी हाँ, ज़रूरी यह है कि ज़्यादा दूध पाने के लिए इंजेक्शन या दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए। शुद्ध दूध के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। गायों को अच्छे बड़े शेड में रखने और निर्मल जल उपलब्ध कराने से बात नहीं बनती। ज़्यादा दूध पाने की उम्मीद हेतु गाय को अच्छी खुराक भी मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने घास व्यवस्थापन किया। आखिर में जब बात आती है उनके खान पान की
तो फीडिंग प्रोग्राम उनके लिए बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि बैलेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ये बहुत मायने रखता है डेयरी फार्मिंग में, ऑर्गेनाइज्ड डेयरी फार्म में। आज की डेट में जब तक इसको बैलेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला फीड अवेलेबल नहीं होता है, तब तक कंसिस्टेंसी से इसका मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा। और अगर कंसिस्टेंसी से मिल्क प्रोडक्शन होता है तो इसकी जो क्वालिटी है या इसके जो पैरामीटर है वो तब तक सही नहीं बैठेंगे जब तक इसको पूरे बैलेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला फीड हम लोग दे सके। तो हमने उसके लिए TMR सिस्टम लगवाई कि जिससे टोटल मिल्क रेशन अंतर्गत हम लोग उनकी जितनी भी चीज़ें खाने की ज़रूरी चीज़ें हैं उसको बैलेंस तरीके से हम इनके खाने के फीड मेंजर तक पहुंचा सके। आज जब तक हम लोग फीड मेंजर में इसको ड्राई फॉडर हो, ग्रीन फॉडर हो, सप्लीमेंट्रीज हो, कॉन्सेंट्रेट फीड हो, ये सब चीज़ें हम लोग नहीं दे पाते हैं, तो एक एनिमल उसके एक लैक्टेशन पीरियड में जो टेक्निकली हमें उसका ईल्ड ज़रूरी है उस ईल्ड तक नहीं पहुंचेगा। और अगर इसमें हम लोग पूरी तरीके से इसको बैलेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला डाइट नहीं दे सकेंगे तो ये डिफिशियंसी में चला जाएगा। अगर एक एनिमल डिफिशियंसी में चला जाता है तो नॉर्मली ये इनफर्टाइल होता है कि जिसकी बॉडी मेंटेनेंस बहुत होती है, फर्टिलिटी उसकी नष्ट होती है, और नॉन फर्टाइल नॉन प्रोडक्टिव एनिमल फार्म में रखना ये फार्म के लिए बहुत घाटे की बात होती है। तो एक एनिमल को बैलेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला फीड जब तक हम लोग नहीं देते तब तक ये अच्छा मिल्क प्रोडक्शन नहीं देगा। अच्छा मिल्क प्रोडक्शन देते समय उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, कंसिस्टेंसी रहते समय इसकी फर्टिलिटी प्रॉपर काम नहीं करेगी, और फर्टिलिटी में अगर कोई उतार चढ़ाव होता है तो 305 दिनों का जो उसका लैक्टेशन पीरियड रहता है ये बढ़ता चला जाता है, और आखिर में जितना ड्राई दिन उसका फार्म में जाएगा, नॉन प्रोडक्टिव दिन जितना जाएगा उतना उतने फार्म के लॉसेस बढ़ेंगे। तो हमने इसको सामने रखते हुए TMR सिस्टम लगवाई जिसके अंतर्गत हम लोग नॉर्मली 99% एनिमल के लिए फीडिंग कंफर्ट कैसे रहेगा उसके ऊपर काम करते हैं और पूरा उसको बैलेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला फीड देने की कोशिश करते हैं। दूध पीना सेहत के लिए अच्छा होता है, परंतु मिलावटी दूध पीने से सेहत खराब भी हो जाती है। वैसे भी आजकल शुद्ध शब्द केवल किताबों में कैद है, परंतु गणेश जी इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने मशीन का सहारा लिया। 500 गायों की सफाई मशीन से तथा खुजलाने के लिए स्विंगिंग ब्रश उपलब्ध कराए। साफ सुथरी गायों का दूध भी शुद्ध रूप से मिला। उनकी क्लीनिंग एक समस्या रहती है क्योंकि इतना हेवी डाइट रहता है इनका, इतना हेवी मिल्क प्रोडक्शन रहता है, तो इनकी देखभाल भी उसी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से होनी ज़रूरी है। इसके लिए हमने इनको एटोमाइज जिसको सेंसर लगे हुए हैं ऐसे क्लीनिंग ब्रश दिलवाए कि जो रोटेट होते हैं उसको सेंसर रहता है, और एनिमल ने जब इसको टच किया जाता है तो 10 सेकंड के अंदर ये शुरू होके मोल्ड होते हैं उसके बॉडी के हिसाब से और उसको क्लीन रखने में मदद करते हैं। तो ये क्लीनिंग हम लोगों ने एटोमाइज तरीके से इतने बड़े संख्या में एनिमल्स रखते समय फार्म की डिसिप्लिन रखने के लिए इसको लगवाया। पशु बीमार भी पड़ते हैं, वे बीमार न पड़े इसके लिए पशु वैद्यक अधिकारी की मदद ली जाती है। विशेषता उन्होंने हर गाय को नंबर दिया, उसकी पूरी हिस्ट्री तैयार की, उसकी उम्र, दूध कब से देना आरंभ किया, उसकी अन्य बातों का उसमें पूरा विवरण तैयार करने हेतु अल्प्रो डेयरी सॉफ्टवेयर लगवाया। गायों का दूध निकालने के लिए स्वतंत्र एटोमाइज मिल्किंग पार्लर का प्रयोग किया। इसको हमने फिर एक चीज़ सामने रखी कि क्लीन मिल्क कंसेप्ट जो भी है वो इतने बड़े पैमाने पे अगर मिल्क प्रोडक्शन या अच्छे ब्रीड की जो हमारे फार्म में गाय है उनसे हमको लेनी है तो इनको पंक्चुअली इसको मिल्किंग में लेना ज़रूरी है। ये हमने समझा कि हर गाय का इंडिविजुअल रिकॉर्ड हमारे पास होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग इंडिविजुअली या पर्सनली उस गाय को पहचानते नहीं, उसकी बैक हिस्ट्री हमें मालूम नहीं होती है, तब तक उसको हम आगे की उसकी जो भी रणनीति है या पॉलिसी है हम लोग उसको नहीं रख पाएंगे। क्योंकि इसके जन्म से लेके हमारे पास रिकॉर्ड होना ज़रूरी है कि उसका इंसिमिनेशन हीट कब हुआ है, हीट पे कब आया है, उसको इंसिमिनेट कब किया है और इसका कंफर्मेशन कब हुआ है, क्योंकि ये डेट तय करेंगी कि इसका काविंग डेट कब होना है।
जब काविंग डेट हमें मालूम रहेगा तो इसका ड्राई पीरियड कितना होना चाहिए, टेक्निकली इसको 2 महीने का कम से कम बॉडी को ड्राई पीरियड देना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें तभी समझ में हम लोग आसानी रहेगी जब इनका इंसेमिनेशन का फिक्स डेट हमारे सामने रहेगा। तो ये सब चीज़ें अगर 500 क्वांटम में हमें काम करना है तो ये 500 गाय को इंडिविजुअली ध्यान में रखने के लिए ज़रूरी है। और कभी गलती से भूल भी जाती है तो सिस्टम के अंदर उसका प्रोविज़न होना ज़रूरी है कि हम लोग उसको कभी भी फॉलो कर सकते हैं और उसके मदद से हम लोग एनिमल का जो भी लैक्टेशन पीरियड है या जो भी उसका लाइफ साइकिल है उसको हम लोग कंसिस्टेंसी से उसको समय समय पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो दे सके। और ये सब चीज़ें हम लोगों को अंततः अच्छे खासे मिल्क प्रोडक्शन के लिए सपोर्टिव रहेगी, इसको सामने रखते हुए हर चीज़ को हम लोगों ने देने की कोशिश की, जिसमें क्लीनिंग सिस्टम हो, पानी की सपोर्टिव सिस्टम हो, मिल्किंग की सिस्टम हो, ब्रीड अपग्रेडेशन की बात हो या उसकी बेटर मिल्क प्रोडक्शन की बात हो, उसको करने में आसानी से हम लोग इसकी सहायता लेते हैं। आज हमारे पास 500 एनिमल्स है, उसके साथ साथ उनके काफ भी है, तो हम लोग काफ रेयरिंग प्रोग्राम भी इसके साथ साथ लेते हैं, जो फार्म के लिए, फार्म का साइकिल रखने के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। आज हमने इनको खाने पीने के तौर पे इनकी बैलेंस रखने के लिए इसमें हम लोग बच्चों से लेके दूध देने वाले गाय तक का एक बैलेंस रेशियो कंप्लीट होने के लिए इसको खाने में हम लोग ड्राई फूड में जवार का ड्राई फीड देते हैं, उसके साथ साथ ग्रीन मेज देते हैं, उसके साथ साथ अल्फ़ा देते हैं जिसकी प्रोटीन वैल्यू 22-23% रहती है। और ये एनिमल डाइजेस्टिबिलिटी भी उसकी अच्छी रहती है। एनिमल डाइजेशन के लिए ये अच्छी बात होती है और उसके हेल्थ के लिए ये ज़रूरी रहता है। तो हम लोग अल्फ़ा भी इसको देते हैं, फिर हम लोग इसको DHN6 ग्रास भी देते हैं और उसके साथ साथ हम लोग कस्टमाइज कॉन्सनट्रेट फीड देते हैं और अच्छे स्टैंडर्ड वाले कंपनी का मिनरल मिक्सचर देते हैं, जिससे इसकी डिफिशियंसी और जितनी भी मिनरल्स बॉडी की है उसकी रिकवरी होके कोई डिफिशियंसी ना आए, इसके लिए हम लोग प्रिवेंटिव प्रोग्राम के तौर पे इसको दे देते हैं। जिनको क्लीन मिल्क की आवश्यकता है, जिनको अच्छे बाय प्रोडक्ट की आवश्यकता है, ऐसी 2-4 कंपनियों के साथ हम लोग काम करते हैं जिनको हम लोग अपने अच्छे दूध को अच्छे दाम पे देते हैं। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, हम आपको दिखाएंगे खेती किसानी से जुड़ी सभी अहम खबरें। देखते रहिए किसान समाचार, रोजाना शाम 7 बजे। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। अपनी आय को बढ़ाने के लिए मवेशियों के बारे में पूरी जानकारी के अलावा आधुनिक उपकरणों, खाद्य प्रसंस्करण और बाजार के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। किसान सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि दूध से बनने वाले पदार्थों का भी उत्पादन कर बाजार में बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। दूध से घी, बटर, चीज, खोया, बिस्किट, आइसक्रीम, मिल्क पाउडर, गाढ़ा दूध, बच्चों को पसंद आने वाले चॉकलेट्स और इसके अलावा फ्लेवर्ड दूध जैसे अनेकों पदार्थ बनाए जा सकते हैं। उन्हें केवल दुग्ध व्यवसाय तक सीमित रहना पसंद नहीं, उन्होंने अपने फार्म में पैदा हुए बछड़ों का रख रखाव भी अच्छी तरह से किया, क्योंकि वे बछड़े ऊंची नस्ल के गायों के हैं। बड़े होने पर वे और ज़्यादा काम आएंगे। बैल खेतों में जुतेंगे और गाय डेयरी फार्म के लिए दूध देंगी। मुक्त संचार गोठा पद्धति से पशुओं में रोगों का फैलाव या संक्रमण बहुत कम होता है। परिणाम स्वरूप सुदृढ़ गाय तैयार होती हैं और उनकी दूध देने की क्षमता बढ़ती है। नॉर्मली हम लोग जब डेयरी फार्म की इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसमें 2-3 चीज़ों का रोल बहुत अहम रहता है कि पहली बात तो एनिमल से हमें दूध मिलता है, मैन्योर मिलता है और इसमें उनके जो बच्चे हैं वो मिलते हैं। तो 3 चीज़ें हैं जिससे हम लोग इनको प्रोडक्टिव मानते हैं और एज अ डेयरी फार्म इसको लगवा लेते हैं।
मिल्क तो कंसिस्टेंसी से डेली मिलता है, एक लैक्टेशन पीरियड में 305 दिन मिल्क मिलता है। उसके साथ साथ हम लोग मैन्योर लेते हैं, लेकिन इसको मर्यादा रहती है, क्योंकि एक गाय साल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 टन मैन्योर का प्रोडक्शन कर सकती है। तो मिल्क और मैन्योर में तो अपनी मर्यादा है, ब्रीड के हिसाब से एनिमल मिल्किंग में रहता है या मिल्क देता है, और उसकी क्वालिटी भी उसके ब्रीड के हिसाब से मेंटेन रहती है। तो एक चीज़ तो हमने समझ ली कि अगर हमको इसमें ज़्यादा मुनाफा लेना है तो दूध को भी हमको अपग्रेड करना है, मैन्योर को भी अपग्रेड करना है और उसका वैल्यू एडिशन करना है। तो मिल्क का वैल्यू एडिशन करते समय मिल्क के बाई प्रोडक्ट मार्केट में बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्लीन मिल्क को अगर आप लोग बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके तो इसमें अच्छा इकोनॉमिकल अपग्रेडेशन होगा। इसको सामने रखते हुए हमने अपने दूध को अच्छे पैरामीटर अंतर्गत क्लीन रखा है और उसमें हम लोग बाई प्रोडक्ट में उसका कन्वर्शन करते हैं, जैसे पनीर हो, दही हो, छाछ हो, घी हो, और ऐसे चीज़ों में हम लोग कन्वर्शन करके आज मार्केट में बहुत अच्छी कंपनियां काम करती है, अच्छे ब्रांड काम कर रहे हैं, जिनको क्लीन मिल्क की आवश्यकता है, जिनको अच्छे बाई प्रोडक्ट की आवश्यकता है। ऐसी 2-4 कंपनियों के साथ हम लोग काम करते हैं, जिनको हम लोग अपने अच्छे दूध को अच्छे दाम पे देते हैं, जो अच्छे पूना हो या मुंबई हो, ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अपने नेटवर्क थ्रू काम करती है और हमारे फार्म से अच्छा दूध अच्छे दाम पे लेके जाती है। उसके साथ साथ उसके जितने भी बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको अच्छा दाम 20 to 30% उसमें हम लोगों को रेट अपग्रेडेशन की बेनिफिट मिलती है, जिससे एक दूध को हम लोग 25 रुपये से अगर सेल कर रहे हैं और उसका अगर बाई प्रोडक्ट बना के हमको सेल करना है तो आराम से 35-40 तक निकल जाता है। तो आज की डेट में डेयरी फार्मिंग में बहुत मुसीबतें हैं, क्योंकि ब्रीड वाइज इसमें बहुत सारी चीज़ें घटती रहती है और उनको अगर हमको इकोनॉमिकली पैचअप करना है तो इसके मिल्क को अपग्रेड करके इसको बाई प्रोडक्ट में कन्वर्शन करके इसमें वैल्यू एडिशन करना ये आगे जाके ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। गणेश देशमुख जैसे युवक ने केवल एक गाय से डेयरी फार्म का सपना साकार किया, नए प्रयोग अपने ग्राम में, अपने खेत में किए, जिसे देखने के लिए दूर दराज के किसान भाई आते हैं और उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। क्लीन मिल्क विदाउट एनी अडल्ट्रेशन लोगों के किचन तक कैसे पहुंचे, और ये सब चीज़ें करते वक्त जब मिल्क की बात आती है, जो बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर सेक्टर में मिल्क का अपना एक रोल रहता है खाने पीने में। तो इस खाने पीने की चीज़ को हम लोगों के हेल्थ से कोई इसको साइड इफ़ेक्ट कैसे ना हो, इसके तौर पे हम लोग क्लीन मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। और इंटरनेशनली जो मिल्क पैरामीटर रहते हैं, जिसमें एफ्लाटॉक्सिन जो कैंसर के लिए कॉज होता है, एंटीबायोटिक्स जो नॉर्मली ह्यूमन के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, और बच्चों में नॉर्मली इसका साइड इफेक्ट उनके जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन्स बॉडी के रहते हैं उसके ऊपर होता है। तो हम अपने फार्म के तरफ से हम जो भी ये प्रोफेशनली कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति के साथ हम लोग न्याय करना चाहते हैं कि जिससे क्लीन मिल्क से हम लोग जिनके भी हाथ में अपने फार्म का दूध दे वो उसके हेल्थ के लिए सपोर्टिव हो, उससे कोई उसको तकलीफ ना हो, और हम लोगों को कोई ऐसा इंसल्ट फील ना हो या गिल्टी फीलिंग ना हो कि हम लोग जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं उसके अंतर्गत किसी को इससे कोई तकलीफ होती है। तो एक फार्मर को ये देखना ज़रूरी होता है कि उसने अपने फैमिली के साथ साथ जितने भी फैमिलीज़ के लिए खाने पीने की चीज़ें देनी है वो क्लीन और ट्रांसपेरेंट हो, जिससे उसके खुद के फैमिली को और जिनके तरफ से उनको उसके खेती के स्वरूप में अर्थसहाय होता है वो सबको अच्छा महसूस हो और ये गर्व महसूस करे। तो हम चाहते हैं कि हम एज अ फार्मर, एज अ किसान, हम लोग जो कर रहे हैं वो सही तरीके से अपने आखिर तक करते रहे और इसमें जितना भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का सुधार है वो लाए, और आगे जाके जितने भी हमारे भारतीय किसान हैं सबको हम लोग इंसिस्ट करने में कामयाब हो, और हमारा भी हौसला हम कायम रखें कि इस अच्छी चीज़ को आगे जाके बहुत अच्छी तरीके से हम करें, समझे, और इसमें जो भी है सुख शांति वो ले। किसान भाइयों ने आधुनिक पद्धति से खेती का मार्ग अपनाना चाहिए, सुशिक्षित होना चाहिए, अपने खेत में अलग अलग तरह की फसलें लेनी चाहिए। अंतर फसलें भी कारगर होती हैं। अलग अलग किस्म की फसलों से हाथ में पैसा रहेगा, निराशा की ऊर्जा निर्मित न होगी। इसके लिए गणेश देशमुख जैसे
प्रयोगधर्मी युवकों का आदर्श अपनाएं।